Hello my dear children, welcome back. In continuation of the discussion of the sample paper 2 that is released by the CBSE, we have already discussed all the MCQs. अब हम आज के सेशन में 3 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वो 3 मार्कर क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स से आए हैं, कौन से टॉपिक्स से आए हैं, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस क्या है और उसे कैसे आंसर करना है, everything we are going to discuss today. So let's connect to commerce and let's learn about how to write the 3 marker questions. सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैंने समरी लिख दी है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास कहीं नोट कर लीजिए कि सैंपल पेपर में 3-3 नंबर के जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, वो कौन से चैप्टर से हैं और कौन से टॉपिक से हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो चैप्टर 6 स्टाफिंग का है, जिसमें केस स्टडी है एक जो कि स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 1 का है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें चॉइस भी है, या तो फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है या उसके साथ चॉइस है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 4 प्लानिंग से है, जिसमें बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है और उसके साथ भी चॉइस है जिसमें फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 11 का है मार्केटिंग का, जिसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर एक केस स्टडी है। तो जल्दी से बच्चों ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और जहां पर केस स्टडीज हैं तो कैसे हमें कीवर्ड्स की हेल्प से उसके आंसर्स लिखने हैं, ये सब अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि केस स्टडी है वो आपके सामने पढ़ रही हूं। केस स्टडी के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि हम लास्ट लाइन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद केस पढ़ते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की लास्ट लाइन पढ़ रही हूं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप्स विच एटलांटिक फार्मा इनकॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड टू कैरी आउट इन ऑर्डर टू फिल द न्यू जॉब पोजीशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स आइडेंटिफाई करने हैं और स्टेट करने हैं किस चीज के जो कंपनी ने लिए हैं इन ऑर्डर टू फिल द न्यू जॉब पोजीशन। तो इन ऑर्डर टू फिल द न्यू जॉब पोजीशन से ही हमें पता लग गया कि फिलिंग द जॉब पोजीशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग की डेफिनेशन है स्टाफिंग इज फिलिंग द पोजीशंस एंड कीपिंग देम फिल्ड। अब हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं और उसमें से हमें 3 स्टेप्स स्टाफिंग के आइडेंटिफाई करने और स्टेट करने हैं। 3 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है, तो जब हम 3 स्टेप्स आइडेंटिफाई करेंगे, आधा आधा नंबर आइडेंटिफिकेशन का होगा और आधा आधा नंबर स्टेट करने का होगा। तो जो 3 स्टेप्स होंगे उन्हें एक एक पॉइंट में या मैक्सिमम 2-2 पॉइंट में हम स्टेट कर देंगे। केस स्टडी देखिए बच्चों। Atlantic Pharma Incorporation, a distributor of durable medical equipments and sports medicine, is currently facing the problem in managing the company's infrastructure and IT projects. To effectively cope up with the situation, the company has created a new position of Senior Systems Administrator, who will be able to understand the volatile healthcare industry as well as its IT environment. Since the position requires more than just technical experts, the company has taken the following decisions for timely fulfillment of manpower requirement. 3 important decisions ले रखे हैं, जिन decisions के basis पे हमें steps identify करने हैं। पहला decision है assessing the new roles requirements through job description in order to ensure the appointment of a person with the required specific set of educational qualifications, experience, personality and characteristics. सबसे पहला स्टेप स्टाफिंग का क्या होता है? Estimating manpower requirements in terms of quality and in terms of quantity. तो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट दे रखा है, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो उनको जॉब पोजीशन फिल करनी है उसके लिए कंपनी क्या डिसाइड कर रही है, जॉब डिस्क्रिप्शन बना रही है और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो चाहिए वो डिटरमाइन कर रही है। तो यहाँ पे स्टेप क्लियर हो रहा है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड पॉइंट पढ़ रही हूँ बच्चों, hiring Unifold Consultants, a renowned consultancy firm which maintains a database of candidates and which will advertise the job on behalf of the Atlantic Pharma Limited। यहाँ पर कंपनी क्या डिसाइड कर रही है कि वो खुद हायर नहीं करेगी सीनियर कंसल्टेंट को, वो एक कंपनी जो कि कंसल्टेंसी एजेंसी है उनके थ्रू हायर करेंगे। तो यहां पर कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से वो अपनी पोजीशन को फिल करेंगे। तो जो सेकंड स्टेप है रिक्रूटमेंट, वो यहां पर लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है अडॉप्टिंग अ डीपर स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट possessing the technical and business process knowledge। यहां पर कीवर्ड है डीपर स्क्रीनिंग प्रोसेस। जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स में से एक पर्टिकुलर बेस्ट कैंडिडेट को एक लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद सेलेक्ट किया जाता है फाइनली, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। थर्ड स्टेप हमें यहां पर लिखना है वो है सिलेक्शन। तो देखने में बच्चों ये बड़ी लंबी चौड़ी केस स्टडी लग रही है, लेकिन 3 नंबर का ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो स्टाफिंग के प्रोसेस पर है, जिसमें हम लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, that the steps which Atlantic Pharma Incorporation has decided to carry out in order to fill the new job positions introduced by the company are। तो पहली लाइन हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन से आंसर शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 स्टेप्स मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद उन 3 स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक बार देख लीजिए बच्चों इसको कैसे आंसर करेंगे। जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर 21, फिर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दैट द 3 स्टेप्स दैट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक, पूरी लैंग्वेज लिख देंगे और उसके बाद पहले उन 3 स्टेप्स के आप नाम लिखेंगे, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। 1.5 नंबर के या आपको हेडिंग्स के नंबर मिल जाएंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इन तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखेंगे। अगर आपको याद है तो आप वो लाइन लिख दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन में से भी ढूंढकर आप लाइन लिख सकते हैं, वरना आप एक एक लाइन में बताइए कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स मींस मैन पावर प्लानिंग। इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द मैन पावर, जिसमें आप वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस के बारे में भी एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, फिर आप लिख सकते हैं सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स द बेस्ट कैंडिडेट दैट इज फिट फॉर द जॉब। तो आंसर आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, आंसर हमेशा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से लिखना है और जहां पर भी जरूरत हो आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजर्स और स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सिर्फ लैंग्वेज में स्टेट है तो सीधा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आप हेडिंग लिखेंगे दैट द 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर आप डायरेक्ट स्टेट कर देंगे 3 फंक्शंस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मार्किंग स्कीम में देखिए द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर, यहां पर 4-5 फंक्शंस दे रखे हैं। इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, ensure that the department has necessary personnel, assign necessary duties and responsibilities to them, motivate them to achieve the desired objectives and cooperate with the other departments for the smooth functioning of the organization। तो यहाँ पर आपको 5 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ना वो कनेक्टिंग लिंक और कोऑर्डिनेशन का काम ज्यादा करती है। तो यहाँ पर जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सबसे पहला इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट, दूसरा ensuring that the departments have necessary personnel और तीसरा कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। और ये तीनों लाइंस स्टेट करके आप इसमें से अंडरलाइन क्या कर सकते हैं,
इंटरप्रेट द पॉलिसीज। दूसरे में आप अंडरलाइन कर सकते हैं एंश्योरिंग नेसेसरी पर्सनेल। तीसरे पॉइंट में आप अंडरलाइन कर सकते हैं कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स। तो अंडरलाइन कर दीजिए और 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सिक्योर द फुल मार्क्स। उसके साथ पूछा गया है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये भी आप मार्किंग स्कीम में देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के हमने इतने सारे फीचर्स कर रखे हैं, यहाँ पर सारे ही फीचर्स दे दिए। दैट कोऑर्डिनेशन इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, coordination is required by all types of managers, coordination is pervasive, it is continuous, it ensures unity of action। तो ये सारे पॉइंट्स में से आप कोई 3 हेडिंग्स लिख देंगे और उन तीनों हेडिंग्स के बारे में आप एक एक 2-2 लाइनें। मार्किंग स्कीम में तो बच्चों दिखाई दे रहा है कि पूरे पूरे पैराग्राफ है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, बल्कि जब मैंने एक्सप्लेन किया था ये टॉपिक तो मैंने पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन किया था। जैसे पहले ही पैराग्राफ है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, तो यहाँ पे दे रखा है इट यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। और दूसरी लाइन है इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू द ग्रुप एफर्ट्स टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल। तो यहाँ पर आप इसको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक हेडिंग देंगे, फिर पॉइंट 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट 2 लिखेंगे, इस तरह से आंसर लिखेंगे। आंसर ये सही है, लेकिन इसको आप प्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग, ए पार्ट है प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल एंड हेल्प्स इन टेकिंग रैशनल डिसीजंस। तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको दे रखे हैं। अगर आपको याद हो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भूल कर भी ये मिस्टेक्स मत करना, तो उसमें मैंने एक मिस्टेक बताई थी कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन है और हम कोई से भी 2 बेनिफिट्स लिख देते हैं और एग्जामिनर शायद हमें नंबर दे देगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 बेनिफिट्स दे रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना कि व्हाट आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स एंड एक्सप्लेन, तो आप कोई से भी बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये बेनिफिट, और दूसरा इट हेल्प्स इन टेकिंग द रैशनल डिसीजंस। तो इन्हीं 2 बेनिफिट्स को आपको एक्सप्लेन करना है और 3 नंबर का है। तो पहला पॉइंट हेडिंग लिखेंगे आप बेनिफिट का और उसके 3 सब पार्ट्स आप लिखेंगे छोटे छोटे, फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे और उसके 3 सब पार्ट्स लिखेंगे। यहाँ पर मार्किंग स्कीम देखिए कि वहां पे कैसे आंसर दे रखा है। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल, पहली लाइन दे रखी है प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। इसको आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, by comparing the actual performance with the standards, managers know whether they have actually been able to attain the goals or not, and if there are any deviations they can be corrected। इसको पॉइंट 2 लिख देंगे। Point 3, therefore we can say that planning is prerequisite for controlling. If there are no goals and standards, then finding deviations, which is the part of controlling, would not be possible। तो यहाँ पे पैराग्राफ में दे रखा है, लेकिन आपको मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ कन्वर्ट द पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स। पॉइंट्स की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि प्लानिंग कैसे कंट्रोल के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। चाहे तो आप यहाँ पर कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सेकेंड हेडिंग है इट हेल्प्स इन टेकिंग द रैशनल डिसीजंस। तो रैशनल डिसीजंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि प्लानिंग फोरकास्टिंग पे बेस्ड होती है, प्लानिंग स्वॉट एनालिसिस पे बेस्ड होती है, फ्यूचर फोरसाइट एंड विजन करके प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारी अजम्पशंस लगाई जाती हैं और बेस्ट डिसीजंस एडवांस में लिए जाते हैं। उसकी वजह से प्लानिंग जो है वो रैशनल डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर भी पैराग्राफ में दे रखा है, जैसे प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर and make a choice from among the various alternative courses of action। ये आप पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, the manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition। तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो मैनेजर सेलेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्लानिंग involves setting targets and predicting the future conditions and thus helping in taking rational decisions। तो इस तरह से पॉइंट्स में आप सेकेंड पॉइंट को भी 3 सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ बच्चों चॉइस में फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आप बिल्कुल सेम डायरेक्ट क्वेश्चन है इसी तरह से आंसर लिखेंगे।
प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, तो क्यों फॉरवर्ड लुकिंग है उसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे, और वो एक मेंटल एक्सरसाइज है तो व्हाई इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज उसके भी 3 पॉइंट्स बना के आप लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एक केस स्टडी है मार्केटिंग पे। तो लास्ट लाइन पहले मैं पढ़ लेती हूँ। लास्ट लाइन है, स्टेट द 3 एक्टिविटीज fast runners should undertake other than the one discussed above in order to ensure the availability of its product at the right place at the right time in the right quantity। तो सबसे पहले तो जो लास्ट लाइन है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी, ये लाइन से हमें पता लगाना है कि एक्चुअली ये कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है, कौन से पर्टिकुलर मिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग के 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, उसमें से प्लेस मिक्स दैट इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात हो रही है। पहले तो आपको ये तय कर लेना है। लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज लिखनी है, वो भी यहाँ पे लैंग्वेज में बहुत क्लैरिटी है, अदर देन द वन डिस्कस्ड अबव। मतलब हम पढ़ लेंगे कि कौन सी यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, तो जो डिस्कस नहीं हुई है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। आई एम रीडिंग द केस बिफोर यू। Fast Runners has become one of the most recognized athletic brands in India. It deals in wide variety of sportswear. However, of late it has been facing difficulty in keeping its inventory under control. In 2022, the company adopted an inventory management software which helped it to predict the items that could sell best and prepare the company to meet their demand. तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये बता रखा है कि कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर लिया। उसके आगे लिखा है, दिस हैज हेल्प द कंपनी इन प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय मेकिंग द गुड्स फिजिकली अवेलेबल टू देम। उसी के बारे में लिखा है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो बाकी 4 में से हम कोई से भी 3 एक्सप्लेन कर देंगे। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, यहाँ पर भी यही बताया गया है। द 3 अदर एक्टिविटीज दैट विल एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स at the right time at the right place and in the right quantity are number 1 order processing, number 2 transportation, number 3 warehousing। और फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में 1 लाइन या 2 लाइनें, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में 2 लाइनें, और फिर वेयर हाउसिंग के बारे में 2 लाइनें। इस तरह से आप पॉइंट्स में लिखकर इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो बच्चों, इन चारों क्वेश्चंस में से 2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही थे जिसमें आपको कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना था, सिर्फ एक्सप्लेन करना था। जो दोनों क्वेश्चंस थे वो रिमेम्बरिंग बेस्ड थे जिसमें आपको याद करके लिखना है। और उसके अलावा जो 2 केस स्टडीज थी जो कि चैप्टर 6 स्टाफिंग की थी और चैप्टर 11 मार्केटिंग की थी, वहां पर मैंने आपसे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस टॉपिक पे आपको आंसर लिखना है और कैसे आंसर लिखना है। सो आई होप इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखकर हमेशा आप अपनी प्रिपरेशंस करेंगे और आंसर प्रेजेंटेशन उसी तरह से करेंगे जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।